गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने राइबोसोम्स को पढ़ा था, जो कि हमारा एक टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स है। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है हमारा सेंट्रोसोम। ये भी एक इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल, ये भी हमारा सेल ऑर्गेनेल है। लेकिन पिछले क्लास में राइबोसोम्स के बारे में जब मैंने पढ़ाया था ना, तो एक चीज मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था। जैसे राइबोसोम्स में आपको क्या करना है, लार्जर सब यूनिट को ऊपर बनाना है, स्मॉलर सब यूनिट को नीचे बनाना है। लार्जर सब यूनिट ऊपर रहेगा एंड स्मॉलर सब यूनिट नीचे रहेगा। हालांकि आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप स्मॉलर सब यूनिट को भी आप ऊपर बना सकते हैं और याद मन करे तो नीचे रख सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ने जो आपको है वो फॉलो किया है, लार्जर सब यूनिट को ऊपर बनाया है और स्मॉलर सब यूनिट को नीचे। आप अगर ऊपर नीचे भी करते हैं तो वो कोई इश्यू की बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जिस चीज पे स्टिक कर रहा है आप उसी पे स्टिक करिए। तो ये एक करेक्शन आप कर लीजिएगा। आज का हमारा नया टॉपिक है आपको सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, आप इस डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए। ये राइबोसोम्स का है। लार्जर सब यूनिट ऊपर रहेगा, स्मॉलर सब यूनिट नीचे रहेगा और मैसेंजर आरएनए, और इसको मैंने काफी डिटेल्ड में आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है। अब आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है पहले थोड़ा सा जान जाइए। जैसे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ा, गोल्जी एपरेटस पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, प्लास्टिड्स पढ़ा, जो कि जिसके अंतर्गत ही आपको क्लोरोप्लास्ट आता है, एंड राइबोसोम्स पढ़ा। ये सारे एक तरह के सेल ऑर्गेनेल्स हुए आपको, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये जितने भी टाइप्स के हमने गोल्जी एपरेटस आपको सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े, उसी तरह से सेंट्रोसोम भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेल्स है। बस डिफरेंस ये है ना कि ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल है। सेंट्रोसोम कैसा ऑर्गेनेल है आपको? मेम्ब्रेन लेस। ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है। कहने का मतलब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा, बाहर से कोई बाउंड्री नहीं होगा जो इसको बांधे, बाहर से कोई बाउंड्री नहीं रहेगा। सेंट्रोसोम को जानने से पहले सेंट्रोसोम से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है साइटोस्केलेटल, उसको जान जाइए। साइटोस्केलेटन, ये साइटोस्केलेटन को जानने की क्यों जरूरत है? क्योंकि जो हमारा सेंट्रोसोम है ना, वो इसी साइटोस्केलेटन के अंतर्गत आती है। आपको जो हमारा जो साइटोस्केलेटन टॉपिक है उसी के अंतर्गत आपको हमारा सेंट्रोसोम आता है। इसीलिए सेंट्रोसोम को जानने से पहले थोड़ा सा ब्रीफली इसको हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या चीज है। आपको साइटोस्केलेटन किसे कहते हैं? ये जनरली आपको प्रोटीन फिलामेंट्स के बने हुए ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, या फिर कहिए ये प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, जिनके अंदर में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, एंड माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। अगर आपसे पूछे कि सेंट्रोसोम क्या होता है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इट इज अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। आप बहुत इजीली बोल सकते हैं ये साइटोस्केलेटन का ही एक हिस्सा है। समझे? तो अब हम थोड़ा सा जान जाते हैं कि ये साइटोस्केलेटल बार बार बोल रहे हैं तो भाई एक क्लैरिटी होना चाहिए ना कि ये हम किसको कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको तीन चीजें आती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स। जब हम सेंट्रोसोम का डायग्राम आपको बनाएंगे तो उसमें आपको ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको पता चलेगा। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम और आप अपने ऊपर इसको लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। जैसे कि हमारा जो बॉडी है, हम ह्यूमंस का बॉडी चाहे एनिमल्स किसी का भी बॉडी, ये साइटोस्केलेटल सिस्टम का ही बना होता है। इसीलिए तो हमारे बॉडी को कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि साइटो मीन्स सेल। तो सेल से रिलेटेड जो भी आपको प्रोटीन्स रिलेटेड रहेंगे उसी को हम लोग साइटोस्केलेटल कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे मसल्स, प्रोटीन्स, अदर प्रोटीन्स, जिसके वजह से हम अपने हैंड्स को मूव कर पा रहे हैं, नेक्स को मूव कर पा रहे हैं, हमारे इंटेस्टाइन का लाइनिंग है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का लाइनिंग जो है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो लाइनिंग है,
सारे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बने हुए हैं, मतलब साइटोस्केलेटल सिस्टम के बने हुए हैं। तो इट मीन्स कि हमारा जो सेंट्रोसोम होता है वो उसके अंदर भी पाए जाते हैं। आई होप आपको साइटोस्केलेटल समझ आ गया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स किसको कहते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स किसको कहते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स किसको कहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो वर्ड से ही आपको क्लियर होगा कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, स्मॉल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। माइक्रो जहां पे भी वर्ड आ गया मीन्स स्मॉल, मैक्रो वर्ड आ गया मतलब लार्ज। स्मॉल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। इसमें ट्यूब्यूलिन, ये बना किस चीज का होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। ये किस चीज का बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। लेकिन अगर इन तीनों में हम तुलना करें तो माइक्रोट्यूब्यूल सबसे लार्ज होता है, लार्जर एज कंपेयर टू। ऐसे तो ये स्मॉल ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसे ही आपने तुलना किया ना कि इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट में से इनका कंपैरिजन होगा तो ये आपको लार्जर हो जाएगा एज कंपेयर टू इंटरमीडिएट एंड माइक्रोफिलामेंट्स। और यहाँ देखिए ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। किस प्रोटीन का बना होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का। ये सारे हमारे मसल्स प्रोटीन है जो हमारे मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। हमारे मसल्स के इनसाइड ट्यूब्यूलिन, एक्टिन, मायोसिन, ये इस तरह के नाम के आपको प्रोटीन्स पाए जाते हैं। जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे ना टिश्यूज या मसल्स रिलेटेड चैप्टर्स, तब आपको एक एक चीज हम बताएंगे कि क्या चीज होते हैं ये ट्यूब्यूलिन, ये प्रोटीन और ये एक्टिन। अब दूसरा आया हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट। पहले ही आपको मैंने बताया इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्ट कर रहा, ब्रिज बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। ब्रिज है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को जोड़ने के लिए और माइक्रोफिलामेंट्स को जोड़ने के लिए। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या होता है, मीडियम साइज हुआ जैसा इसका नाम है। ये क्या का बना होता है, ये एक्टिन का बना होता है, आपको एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। सॉरी, ये एक्टिन का नहीं बना होता है, ये आपको बहुत टाइप्स के प्रोटीन के बने होते हैं, मेनी प्रोटीन्स के बने होते हैं, स्पेशली केराटिन का, स्पेशली ये केराटिन के बने होते हैं। केराटिन हमारे हेयर्स में जो प्रोटीन्स होते हैं ना उसको हम लोग केराटिन कहते हैं। हमारे बालों को आप नोटिस करिएगा कि हम जब तेल और शैम्पू नहीं भी यूज करते तो भी हमारे बाल मोस्ट ऑफ द टाइम शाइन करते रहते हैं और उनका जो अपना एक लश्चर है या फिर उनका जो एक अपना स्मूथनेस है वो बना हुआ रहता है। किसके वजह से, इसी केराटिन प्रोटीन के वजह से जो हमारे हेयर्स में पाए जाते हैं। थर्ड हुआ हमारा माइक्रोफिलामेंट्स, जैसा कि नाम है स्मॉल स्ट्रक्चर। किसके कंपैरिजन में, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की तुलना में। स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंपेयर टू, या फिर आप स्मॉल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर कहे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्मॉल फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये किस चीज का बना होता है, हमारा एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, एक्टिन प्रोटीन का। मैंने आपको पहले ही बताया ये सारे मसल्स प्रोटीन है। हमारे मसल में जो प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे मसल्स को हमारे बोन से अटैच करके रखता है और अच्छे से ब्लड का फ्लो करवाता है, इसमें ये सारे प्रोटीन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है आपको। अब इन सारी चीजों को देख लेते हैं कैसे। माइक्रोट्यूब्यूल्स, मैंने क्या कहा आपको कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट्स जो हुआ ना हमारा, वो हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब जैसा कि हमारा डीएनए और आरएनए होता है उस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है, ऐसा हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, ये हमारा माइक्रोफिलामेंट हुआ। देखिए फिलामेंट्स है ना, लंबा लंबा
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसी को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ये हमारा माइक्रो फिलामेंट हुआ और ये हमारा माइक्रोट्यूब्यूल्स हुआ। इनको जोड़ने वाला जो कनेक्टिंग ब्रिज है, इसको हम लोग इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट फिलामेंट। अगर आई होप अब आप लोगों को बहुत इजीली क्लियर हुआ। बोलिए, डायग्राम को जब आप देख लेते हैं ना तो आपको ये सब देखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डायग्राम याद रखिए। ये किसका फिगर हुआ आपको? साइटोस्केलेटन का। किसका फिगर हुआ? साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन का। आई होप आपको क्या कहते हैं हम, अगर आप अब देखिए इस इमेज को ही आप देखिए, अब आपको ये डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोफिलामेंट, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर या फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। हो गया, डेफिनेशन हो गया आपको। अब बताइए, आपको इतना देखने का भी जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कि इसमें कौन से प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं इन तीनों में। आपका क्लियर हो गया साइटोस्केलेटन। अब मैंने साइटोस्केलेटल सिस्टम को इतने डीप में इसलिए बताया कि अब जो हमारा मेन टॉपिक है सेंट्रोसोम, जब आप उसको पढ़े तो उसमें ट्यूब बार बार आए, माइक्रोट्यूब्यूल्स आए, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स आए, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आए, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आपके दिमाग में क्लियर रहेगा कि ट्यूब्यूल्स किसके बारे में हम डिनोट कर रहे हैं। इसके बारे में हम डिनोट कर रहे हैं जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है, और ये एक साइटोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं हमारे मेन टॉपिक जो कि हमारा सेंट्रोसोम है। हमारे चलिए सेंट्रोसोम को पहले समझते हैं। सेंट्रोसोम जो हमारा हुआ ना, ये हमारा प्लांट सेल हुआ। ये डायग्राम तो मैंने शुरू से बना रही हूँ जब से आपको ये सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ा रहे हैं। ये हुआ हमारा न्यूक्लियस, ये हुआ हमारा साइटोप्लाज्म, ये हुआ हमारा साइटोप्लाज्म, और यहीं पे हमारा ये हुआ हमारा सेल मेम्ब्रेन, और यहीं पे हमारा सेंट्रोसोम पाया जाता है। आप देखिएगा कि सेंट्रोसोम का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो ट्रिपलेट के फॉर्म में बनाया, 3 ट्यूब्यूल्स मैंने डाला है एक साथ। ऐसा क्यों? आगे हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों है। ये सबसे पहले देखिए, ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है। देखिए तो इस सेंट्रोसोम को क्या मैंने ऐसे कहीं पैक किया है? क्या नहीं पैक किया है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली तैरता रहता है। तो ये दिस इज मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल। किसी भी मेम्ब्रेन से मैंने इसे बांधा नहीं है, चारों तरफ इसके मैंने दीवार नहीं बनाया है, चारों तरफ से मैंने इसे क्लोज नहीं किया है, इसीलिए इसको कहते हैं मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल। दूसरा, ये एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स के डायग्राम में अगर आप एनसीईआरटी को गो थ्रू करेंगे उसमें सेंट्रोसोम आपको नहीं बना हुआ है, हालांकि थोड़ा सा आपको अपवाद भी है, आपको डेविएशन भी है थोड़ा सा। हायर प्लांट्स में आपको पाए जाते हैं, लोअर प्लांट्स में ये पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या कहना है आप भूल जाइए, आप कंफ्यूज करिएगा। इसलिए सिंपली आपको याद रखना है कि सेंट्रोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो केवल एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। आई होप क्लियर हुआ। सेंट्रोसोम का लोकेशन कहाँ है? सेंट्रोसोम का लोकेशन है हमारा सेल साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। सेंट्रोसोम का एक और नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, डिप्लोसोम। सेंट्रोसोम का ये नाम डिप्लोसोम क्यों पड़ा? डाई का मतलब क्या होता है? 2, एंड जोम वर्ड आया है हमारे सेंट्रोसोम से आया है। इसका ओरिजिनेशन हमारा सेंट्रोसोम से, मतलब 2 जिनमें 2 सेंट्रियोल होता है ना, उसको हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। कहने का मतलब कि सेंट्रोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है। अब हम सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर्स पे आते हैं। आपको इतना तो आपने समझ लिया कि ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है, इसका लोकेशन आपको साइटोप्लाज्म है। किसका? सेंट्रोसोम का।
अब इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं हम, स्ट्रक्चर पे आते हैं, सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर पे। इसको हम लोग डिप्लोसोम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 2 सेंट्रियोल्स का बना होता है। आपके मन में चल रहा होगा कि भाई ये सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। 2 मिनट धैर्य रखिए। ये हुआ हमारा एक सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, दूसरा हमारा ये सेंट्रियोल हुआ। चलिए, इसमें 2 सेंट्रियोल है, इसीलिए हम लोग इसको डिप्लोसोम भी कहते हैं। किसको? फिगर सेंट्रोसोम हुआ आपको, और इसी का दूसरा नाम है डिप्लोसोम। क्यों डिप्लोसोम मैंने कहा? क्योंकि इसमें 2 सेंट्रियोल्स है। ये क्या चीज के स्ट्रक्चर है? मदर सेंट्रियोल, और इसने अपना ही कॉपी बनाया डॉटर सेंट्रियोल। जब कोई मदर बर्थ देती है बेबी को तो उसको क्या कहते हैं? डॉटर या सन, लेकिन हमारे बायोलॉजी में इसको सन तो नहीं बोलेंगे, डॉटर का कॉन्सेप्ट है। इसको क्या कहेंगे? डॉटर सेंट्रियोल। मतलब इसने अपना रेप्लिका बनाया, ये माँ का ही संतान है। कहने का मतलब इसने अपने जैसे एक कॉपी बनाया, इसलिए इसको कहते हैं मदर सेंट्रियोल एंड डॉटर सेंट्रियोल। ये किस मेम्ब्रेन के अंदर आता है, ये आपको देखिए। इन दोनों के बीच में जो स्पेस हुआ ना, ये जो स्पेस हुआ ना, इसको हम लोग कहते हैं पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल। इसको हम लोग पीसीएम बोलते हैं, पीसीएम। आप अपना पीसीबी मत समझ जाइएगा, जो ब्रांच आपने लेकर के पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मत समझ जाइएगा। दिस इज पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, पीसीएम। ओके, पेरीसेंट्रियोलर का मतलब 2 सेंट्रियोल के बीच के स्पेस को हम लोग पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स बोलते हैं, या पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, या फिर पेरीसेंट्रियोलर स्पेस भी बोल सकते हैं। ये तीनों में से आपको जो भी नाम उचित लगे आप लिख सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है आपको। आगे ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल जो होता है ना, मतलब 2 सेंट्रियोल के बीच में जो प्रेजेंट एरिया है, ये जनरली एमॉर्फस नेचर का होता है। एमॉर्फस का मतलब क्या हुआ? इरेग्युलर इन शेप। आपने चीनी को देखा है, उसका एक पर्टिकुलर शेप है, मतलब वो क्रिस्टलाइन शेप का हुआ। एमॉर्फस किसको कहते हैं? जिसका कोई पर्टिकुलर शेप ना हो उसको हम लोग अमॉर्फस कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। तो कोई पूछे कि पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कैसा होता है, आप कहिएगा इट इज अ अमॉर्फस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन 2 सेंट्रियोल्स। 2 सेंट्रियोल के बीच में एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि इरेग्युलर शेप का होता है, जिसका अपना कोई शेप नहीं होता है, उसको हम लोग पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल कहते हैं। कुछ ना भी समझ में आए, नाम का संधि विच्छेद करिए। पेरी मतलब बीच में, सेंट्रियोलर सेंट्रियोल के बीच में, लिख दीजिए इसको अपनी भाषा में, प्रेजेंट बिटवीन 2 सेंट्रियोल। इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आई होप इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, ये 2 एंड को ना हम, सेंट्रियोल का ये 2 एंड जो है ना, इसको हम लोग डिस्टल कहते हैं, डिस्टल एंड। आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन हम आपको बता देते हैं। एनसीईआरटी इतना डीप में आपको डिस्कस नहीं किया, लेकिन उसने अपने लाइन में सब कुछ बोल दिया है, वो समझना आपको है। इसलिए एनसीईआरटी को ये भी बोला गया कि रीड बिटवीन द लाइंस। उसके लाइन के बीच में जो खाली स्पेस रहता है ना, उसमें भी कुछ रहता है, आपको वो भी देख करके समझना पड़ेगा। जो वो समझ गए, समझिए उन्होंने एनसीईआरटी में अपना महारत हासिल कर लिया है। आप कहिएगा कि मैम वो तो ब्लैंक दिखता है, उसमें तो कुछ रहता ही नहीं, तो वो तो आपको ढूंढना है ना, उसमें बहुत कुछ रहता है। जिस दिन मेरे इस बात का मतलब आप समझ जाइएगा, आप समझिएगा कि आप बायो के एक बहुत ही अच्छे जानकार में से एक रहिएगा। दूसरा आपका वो प्रॉक्सिमल एंड। डिस्टल का मतलब क्या हुआ? दूर। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या हुआ? नजदीक। क्लियर? आप देख भी लीजिए, ये दोनों एंड सटे हुए हैं, ये दोनों एंड दूर है, उसके आधार पे इनका नाम है। इसको हम लोग मदर सेंट्रियोल कहते हैं, इसको डॉटर सेंट्रियोल कहते हैं। ये फिगर किसका है? आपका सेंट्रोसोम का। अब बताइए सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर कैसा हुआ? इट इज अ मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, किसी मेम्ब्रेन में मैंने नहीं बांधा है इसे। प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ओके। प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, ओके।
इसको डिप्लोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं? ये 2 सेंट्रियोल्स के बने होते हैं, इनके बीच में पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स होते हैं। अब आप बोलेगा मैडम आप बार बार सेंट्रियोल वर्ड यूज कर रहे हैं, बार बार सेंट्रियोल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस सेंट्रियोल? चलिए अब हम इस सेंट्रियोल को समझने का प्रयास करते हैं कि सेंट्रियोल हम किसे कह रहे हैं। सेंट्रियोल को समझने से पहले तो उसका छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंट्रियोल जो हुआ ना हमारा बैरल शेप्ड सेल होता है। बैरल शेप्ड मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर्स कुछ होगा। बैरल शेप किसी को कहते हैं, बैरल शेप, इसी को बैरल शेप्ड बोलते हैं। सेंट्रियोल जो है हमारा बैरल शेप्ड सेल है और ये हमारा सेंट्रोसोम का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। सेंट्रोसोम कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा बिना सेंट्रियोल का, क्योंकि सेंट्रोसोम हमारा सेंट्रियोल का बना हुआ होता है और ये बैरल शेप्ड सेल है और ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। जो सेंट्रोसोम मैंने बनाया और ये 3-3 लेयर बना करके छोड़ दिया, इसको 4-5 क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये जब भी प्रेजेंट रहेगा ट्रिपलेट के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। ट्रिपलेट के फॉर्म में, ये ट्रिपलेट के ही फॉर्म में रहेगा। जब भी आएगा तीन के साथ ही आएगा। इसकी दोस्ती रहेगी 3 ट्यूब्यूल्स के साथ ही है। जब भी दिखेगा आपको साथ साथ, हम साथ साथ वाला इसका फीलिंग है। जब भी चलेगा साथ ही साथ ट्रिपलेट के फॉर्म में चलेगा। अब चलिए हम लोग सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को जानते हैं। और हाँ, एक चीज मेरे को बताना है, ये जो सेंट्रियोल होता है ना हमारे सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाता है। अब आप पूछिएगा सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है मैडम, तो थोड़ी देर में मैं बताऊंगी। पहले सेंट्रियोल क्लियर होने दीजिए, फिर आपका सीलिया एंड फ्लैजिला भी क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो सेंट्रियोल होता है ये हमारे सीलिया एंड फ्लैजिला में पाया जाता है। अब चलिए सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं, अंदर से ये दिखता कैसा है। हमारा सेंट्रियोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हुआ, बिल्कुल। आप यहाँ देखिए, मैंने जो सेंट्रोसोम बनाया है उसका एक ही सेंट्रियोल मैंने बनाया है ना, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कंफ्यूज मत होइएगा। सेल बोले या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले, दोनों ही सिमिलर चीज है। तो देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, तो मैंने सर्कुलर डायग्राम लिया, मतलब सीलिया एंड फ्लैजिला बोलिए या फिर सेंट्रोसोम का, सेंट्रियोल का इंटरनल स्ट्रक्चर का ये डायग्राम है आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ ये, इसके अंदर में ना आप देखते चलिए, डबल के फॉर्म में मैं बना रही हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए जुड़ा हुआ है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखिए मैंने 9 बनाया है। ये 9 क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एक एक करके डायग्राम्स को समझने का प्रयास करेंगे। डिस्टेंस बराबर रखिएगा सबका, ये चीज आप अपने डायग्राम में कर लीजिएगा। इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही स्ट्रक्चर सारे में आपको रहेंगे, लेकिन ये क्लमजी ना बने इसलिए सिर्फ एक ही जगह मैंने ड्रॉ किया है। अब एक एक करके समझते हैं सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर को। सेंट्रियोल जो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहेगा। आपको दूसरा क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। याद आया माइक्रोट्यूब्यूल मैंने आप लोगों को क्यों समझाया था, साइटोस्केलेटल का सिस्टम, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये हमारे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब समझ में आया कि माइक्रोट्यूब्यूल वर्ड कहाँ से आया, क्योंकि हमारे सेंट्रोसोम में या हमारे सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर में आपको क्या होता है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। पेरिफेरल का मतलब क्या हुआ, वैसे माइक्रोट्यूब्यूल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाउंड्री के पास रहते हो, मतलब वो सेंटर से बाहर है, पेरीफेरी पे है। पेरीफेरी आपने जब मैथ्स पढ़ा होगा तो सेंटर पढ़ा होगा, पेरीफेरी पढ़ा होगा,
तो उसी पेरीफेरी वर्ड से आपको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल वर्ड आया है, और ये क्या हुआ हमारा सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको कहेंगे सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। क्या कहेंगे? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। सेंटर में प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। काम दोनों का एक ही रहेगा, बस पोजीशन के कारण इनका नाम बदल गया है। काम एक ही है, पोजीशन के वजह से ये पेरीफेरी पे पाया जाता है इसलिए नाम है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, बाहर साइड में, ये अंदर में पाया जाता है इसलिए नाम है इसका सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। अब देखिए आप इसको सेंट्रल शीथ कहते हैं, सेंट्रल शीथ कहते हैं। सेंट्रल शीथ का मतलब क्या हुआ? शीथ का क्या काम होता है आपको? एक तरह से ये कवरिंग है, अंदर के सेल को ये बचा करके रखता है, या अंदर के मटेरियल या अंदर के ऑर्गेनेल्स को ये प्रोटेक्ट करके आपको रखता है। तो शीथ मतलब हमने एक कवरिंग दे दिया है कि इसका बचाव आपको हो सके, दैट इज इसको हम लोग सेंट्रल शीथ कहते हैं। इन्होंने क्या किया है? सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर करके रखा हुआ। इसको देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियल स्पोक्स। हम 110% श्योर हैं, 110% की 90% बच्चा ये टॉपिक स्किप करके भाग जाता है, एनसीईआरटी के किताब में रखा हुआ रहता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आता है कि ये है क्या। इसीलिए मैं आप लोगों को डिटेल में बता रही हूँ, इसको स्किप मत करिएगा। इसको स्किप करना मतलब आप सेंट्रोसोम को हल्के में लेकर के स्किप कर जा रहे हैं। तो जब आप माइटोसिस एंड मियोसिस, जब मैं आप लोगों को सेल डिवीजन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी और आपको जब सेंट्रियोल क्लियर नहीं रहेगा, सेंट्रोसोम क्लियर नहीं रहेगा, तो आप तो उस टॉपिक से भाग जाइएगा। इसीलिए जेनेटिक्स बहुत लोगों का वीक होता है, क्योंकि वो डेफिनेशन पे काम किए रहते नहीं है। जैसे ही वर्ड आया, 2 सेंट्रियोल यहाँ से वहां गया, 2 सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, उनके ये टर्म्स ही क्लियर नहीं रहते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आई विल से 90% स्टूडेंट ये टॉपिक को स्किप करके भागते हैं, जिसके कारण उनका जेनेटिक्स पोर्शन पूरा का पूरा वीक हो जाता है। आपको इस टॉपिक को छोड़ के नहीं भागना है, अगर आपको अपने जेनेटिक्स को स्ट्रांग रखना है तो। और जेनेटिक्स हमारे बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वहीं पे स्टूडेंट मार खाते हैं। तो आप यहाँ समझिए, ये हुआ हमारा सेंट्रल शीथ, इसको हम कहते हैं रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स मतलब, देखिए आपको नहीं लगता है कि ये कोई सर्कल है, और सर्कल का रेडियस सिर्फ ऐसा ही थोड़ी होता है, इसको भी हम रेडियस कहते हैं, इसको भी हम रेडियस कहते हैं, इसको भी रेडियस कहते हैं, इसको भी रेडियस कहते हैं, मतलब हाफ ऑफ द डायमीटर को आप रेडियस कहते हैं। तो अगर ये एक पूरा सर्कल हो गया, तो इसको देखिए आधा ही नहीं आया है, इसलिए इसको रेडियस बोल रहा है। तो इसी नाम से इसका नाम पड़ा रेडियल स्पोक्स। और इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल स्पोक बोलेंगे या फिर हब बोलेंगे? हब बोलेंगे या सेंट्रल हब बोलिए ना, क्लियर रहेगा, सिंपल। आई होप आपको फिगर क्लियर हुआ सेंट्रियोल्स का। सेंट्रियोल का फिगर इसको कहिए, या सेंट्रोसोम का फिगर कहिए इसको, या फिर आप सीलिया और फ्लैजिला का फिगर कहिए। 3 नाम हुआ, कंफ्यूज मत कभी होइएगा। आपसे एग्जामिनर किसी भी तरह से पूछ सकता है, पूछ देगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो आपको पहले ही क्लास में बता चुके हैं कि हमारा जो सीलिया एंड फ्लैजिला होता है, अभी जस्ट बताया है शुरू करने से पहले, हमारा जो सीलिया एंड फ्लैजिला होता है वो हमारे सेंट्रियोल्स के बने होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होगा वैसा ही हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरी में प्रेजेंट रहेगा। अब आप माइक्रोट्यूब्यूल का क्या काम है, साइटोस्केलेटन का क्या फंक्शन है, हमारे सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, हमारे सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, हमारे सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। हम और आप चल क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो मसल सेल्स है, जो हमारे एंटायर बॉडी में प्रेजेंट है, वो हम फ्लेक्सिबल है, क्योंकि वहां पे हमारे मसल्स प्रोटीन प्रेजेंट है। जैसे ही मसल प्रोटीन्स को गायब करिएगा, पूरा का पूरा हाथ और पैर अकड़ जाएगा, थोड़ा सा भी आप मूव नहीं कर पाइएगा। तो समझ में आया कि ये प्रोटीन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे मूवमेंट में। तो कह सकते हैं ना कि ये सेल को एक शेप देता है। हटा दे हम अपने हाथ से ट्यूब्यूलिन को, तो मेरा हाथ ऐसे के ऐसे ही रहेगा, न ये ऐसे होगा, न ये ऐसे होगा, न ये ऐसे होगा। अब जहां चलेंगे ऐसे ऐसे चलेंगे तो कैसा लगेगा बताइए? आप चल ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल ही नहीं रहिएगा। तो हमारे बॉडी को जो ये ट्यूब्यूल्स है, ये क्या करते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं ना, सेंट्रोसोम का फंक्शन, या साइटोस्केलेटन का फंक्शन,
या सेंट्रियोल का फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे, सिंपल आप कहिएगा कि ये सेल को एक शेप देता है, प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल, हेल्प्स इन सेल मूवमेंट। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब माइटोसिस और म्योसिस पढ़िएगा तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। कहने का मतलब सेल डिवीजन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और जब तक सेल डिवाइड नहीं होगा हम लोग ग्रो नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे तो एक इंडिविजुअल का एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सेंट्रोसोम जो हमारा टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, ये रेडियल स्पोक्स हुआ, ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूलर हुआ और इसको सेंट्रल हब कहते हैं। आई होप सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है आप समझ गए। इसको और हम साधारण करते हैं। आपने बैलगाड़ी का चक्का देखा है? चलिए बैलगाड़ी तो अब आज के डेट में बहुत कम दिखते हैं, वो हमारे विलेज एरिया में ही आपको ज्यादातर दिखेंगे, शहर में आपको उतने नहीं दिखते हैं। तो जो हमारा साइकिल तो लेकिन सबके घर में है ना, या कोई भी चक्का, चाहे वो हमारे कार का चक्का हो या किसी भी चीज का बाइक का चक्का हो। साइकिल वाला उदाहरण लेते हैं। साइकिल का जो चक्का होता है वो कैसा होता है? बीच में देखते हैं सेंटर में एकदम डार्क ब्लैक कलर का चीज प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग हब कहते हैं। ये हब क्या करता है, सारे जितने भी साइकिल के बाकी जो रेडियस रहते हैं, रेडियल स्पोक रहते हैं, उसको कनेक्ट करके रखता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियल स्पोक। आपको कुछ याद नहीं रहे, सिर्फ साइकिल का चक्का याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, बिठाना भी नहीं है, डेली आप और हम देख रहे हैं उस चीज को। इसको कहा हब, इसको कहा रेडियल स्पोक, बस इसी चीज से समझिए। अब आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो साइकिल का टायर है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लीजिए और उसके अंदर में बता दीजिए टायर के पास पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल लगा दीजिए, बन गया। कितना तो इजी डायग्राम है। ऐसा 9 रेडियल स्पोक बना लीजिए और दो ठो सर्कल गोला गोला कर दीजिए, मटर के दाने के बराबर का बन गया आपका डायग्राम सेंट्रियोल। जिस डायग्राम को देख के भागते हैं, कितना इजी है। साइकिल को बस आपको इमेजिन करना है और उसको बना देना है। हाँ, आपको लेबलिंग याद रहना चाहिए। आई होप हमारा सेंट्रोसोम आपने समझ लिया, सेंट्रियोल समझ लिया, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं कि हमारे सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या चीज है। और यही जो सेंट्रियोल का हमारा फिगर है, इसी को हम अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला भी कहते हैं। डायग्राम्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। अब जो हमारा फंक्शन है, आप फंक्शन को देखिए। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या है, आप कहिएगा, या फिर साइटोस्केलेटन का भी सेम फंक्शन, आप कहिएगा सेल मूवमेंट, दूसरा सेल को शेप प्रोवाइड करना, तीसरा सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना। अब इसके सेल डिवीजन चैप्टर जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी, उसमें इतने सारे टॉपिक्स हैं, मतलब उसमें इतने सारे अंदर सब टॉपिक्स है। आप सेल डिवीजन को अगर एलाबोरेट करके आपको लिखना हो तो वो सारे फंक्शंस आप इसमें डाल सकते हैं। आई होप फंक्शन से हम अवगत हो गए, क्लैरिटी आ गई। अब जो बताया कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है सीलिया एंड फ्लैजिला का, तो थोड़ा बहुत हमारा सेंट्रोसोम टॉपिक कंप्लीट हो चुका। सेंट्रोसोम में अब हमारा कुछ नहीं बचा। ये मोर देन एनफ है, इससे ज्यादा कभी पूछेगा ही नहीं। इतना आपने कर लिया तो 11th-12th तो छोड़िए, आप ग्रेजुएशन पास कर जाइएगा, मास्टर्स पास कर जाइएगा, इवन जेनेटिक्स भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अब 2 टर्म है हमारा सीलिया एंड फ्लैजिला, इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारा सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर है, सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर है वही, और हमारा सेंट्रियोल जो सीलिया एंड फ्लैजिला के बेसल बॉडीज में पाया जाता है, तो सीलिया एंड फ्लैजिला को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए, सीलिया एंड फ्लैजिला किसको कहते हैं, चलिए डिफरेंस के फॉर्म में ही देखते चले जाते हैं। पहले तो डायग्राम देखिए, डायग्राम रहेगा तो दिमाग में क्लियर रहेगा। फिर जो हम आपको डायग्राम बनाएंगे वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा। आप खुद ही डिफरेंस बता दीजिए। मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्टा, अब पूछिएगा प्रोटिस्टा क्या है, तो उसके लिए आपको भाई किंगडम सिस्टम पढ़ना होगा, तभी आपको क्लियर होगा। वो धीरे धीरे मैं बताऊंगी, पहले बस आप इतना जानिए कि ये एक यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है। यहाँ पे देखिए, ये एक बैक्टीरिया हो गया, चलिए इसको राउंड शेप ही बनाते हैं, ओवल शेप बनाते हैं, या स्पर्म सेल भी इसको हम लोग कह सकते हैं। एग्जाम्पल में बैक्टीरिया मान लीजिए,
क्लियर कंटेंट है। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं इसको हम सीलिया कहते हैं, और ये सिंगल स्ट्रक्चर एक जो दिख रहा फ्लैजिला। अब आप सिर्फ डायग्राम देख करके आप ही अंतर बताइए, सीलिया क्या हुआ आपको नहीं लग रहा कि बहुत सारा सर को मान लीजिए प्रोटिस्टा तो बहुत सारे बाल प्रेजेंट है, तो सीलिया क्या हुआ, एक तो बाल नहीं ना हमारे सर में प्रेजेंट है, बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट है, तो सीलिया इज हेयर लाइक आउटग्रोथ। पहला डेफिनेशन अगर आपसे पूछे सीलिया किसे कहते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ। आउटग्रोथ मतलब बाहरी, शरीर के बाहरी हिस्से में ये प्रेजेंट है, जैसे कि हमारा बाल बाहरी हिस्से में प्रेजेंट है, उसी तरह से प्रोटिस्टा का जो बाहर का लाइनिंग देखिएगा ना सिर्फ सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, इसको हेयर लाइक आउटग्रोथ कहते हैं। यहाँ आप देखिए एक ही है, इसको कह सकते हैं आपको थ्रेड लाइक आउटग्रोथ या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ इतने सारे सीलिया प्रेजेंट है तो कह सकते हैं ना मेनी इन नंबर्स, इसको कह सकते हैं एक ही दिख रहा है ना, सिंगल। अच्छा आप एक बताइए, एक है सब पे भारी, कहने का मतलब लार्जर इन साइज। आप देखिए कितने सारे सीलिया बनाया है मैंने, लेकिन छोटा छोटा साइज का, कह सकते हैं ना स्मॉलर इन साइज, किसके तुलना में, फ्लैजिला की तुलना में। अब बताइए हेयर लाइक आउटग्रोथ, आपको सिर्फ डायग्राम देखना है, आपको ये सब याद भी नहीं करना है, जो डायग्राम में दिखे चुपचाप आपको लिखते जाना है, लिखते जाना है। इसलिए कहते हैं कि बायो में डायग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्व है, आपको डायग्राम पे कमांड करना है, लिखने के लिए आपको सोचना नहीं है कि क्या लिखना है। हेयर लाइक आउटग्रोथ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मेनी इन नंबर्स, मल्टीपल, सिंगल। अभी मैंने प्रोटिस्टा का उदाहरण में क्या बोला कि ये यूकैरियोटिक है, तो कह सकते हैं ना प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, और ये बैक्टीरिया मैंने उदाहरण दिया है आपको, तो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। अब बताइए अगर आपसे 5 नंबर का भी डिफरेंस पूछे, इसको आप अच्छे शब्द में नहीं बड़ा करके लिख सकते हैं, थोड़ा सा यूकैरियोट को डिफाइन कर दीजिए, थोड़ा सा प्रोकैरियोट को, थोड़ा अपना दिमाग भी चलाइएगा कि कैसे हमको क्या करना है। देख लीजिए 1 2 3 4 आपका एक डायग्राम उदाहरण, 5-6 डिफरेंस तो यहीं पे दिख रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया सीलिया एंड फ्लैजिला। ये जो सेंट्रियोल है सीलिया एंड फ्लैजिला के बेसल बॉडी, यानी कि जो उसके सबसे निचला पार्ट होता है, निचला हिस्सा होता है, उसमें ये पाया जाता है। आई होप आपको साइटोस्केलेटल क्लियर हो गया, सेंट्रोसोम क्लियर हो गया, मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल है, इसके अंतर्गत 2 सेंट्रियोल्स आते हैं और उसके अंदर पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। फिर हमने सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर को देखा, जिससे हमने कार्टव्हील से तुलना किया, या फिर ये कहे साइकिल के चक्के से तुलना किया। फिर हमने फंक्शन देखा, सेंट्रोसोम का भी वही फंक्शन है, सीलिया एंड फ्लैजिला का भी मोर और लेस वही फंक्शन है, एंड हमारा साइटोस्केलेटन का भी। क्योंकि साइटोस्केलेटन हमारा बड़ा टॉपिक हुआ, तो सेंट्रियोल एंड सीलिया फ्लैजिला उसी के अंतर्गत आता है। एक और चीज, सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों का काम है लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, एंड सेल का ग्रोथ, एंड आपको सेल डिवीजन। आई होप इतना क्लियर हुआ। हमारा जो टॉपिक है सेंट्रोसोम फिनिश हुआ। थैंक यू।